ट्वेल्थ क्लास आपकी इंग्लिश की विस्टास बुक का जो थर्ड लेसन है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं, सेकंड पार्ट है पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का भाग। 650 मिलियन ईयर्स एगो a giant amalgamated southern supercontinent गोंडवाना did indeed exist। मैं बता रहा था, फिर वो सर आ गए थे, मैंने नहीं बोला। डेट आज 28 अक्टूबर सन 2023। मास्टर मुख्तियार सिंह करनावल के साथ आप लेसन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे अब। तो वो ये कहता है कि 6 अरब, देखो अब हमें पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस लेसन से। डिफिकल्ट है बट वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। 6 अरब 5 करोड़ वर्ष पहले, देखो 6 अरब, दुनिया देखो कितनी पुरानी है। 6 अरब 5 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल मिश्रित जुड़ा हुआ दक्षिणी अति महाद्वीप गोंडवाना निश्चित रूप से अस्तित्व में था, जो मोटे तौर पर आज के अंटार्कटिका के चारों ओर स्थित था। 650 मिलियन ईयर्स एगो ए जाइंट amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica। स्थितियां उस समय बिल्कुल अलग थी, थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, और जलवायु कहीं अधिक उष्ण थी, जलवायु कहीं थोड़ी गर्म थी। ह्यूमन्स hadn't arrived on the global scene, तो मनुष्य अभी नहीं आया था धरती पर। ह्यूमन्स, मनुष्य, hadn't arrived on the global scene and the climate was much warmer, जलवायु अधिक गर्म थी और जो मनुष्य है वो अभी नहीं आया था। गोंडवाना फलता फूलता रहा, पर लगभग उस समय जब डायनासोर समाप्त हो रहे थे। डायनासोर की बात करेंगे अभी अपन। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, होस्टिंग a huge variety of flora and fauna। For 500 million years Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out, जब डायनासोर खत्म हो रहे थे, डायनासोर क्या होते हैं अभी बात करेंगे। एंड द एज ऑफ द ममल्स गॉट अंडर वे, और जब स्तनपायी प्राणियों का युग प्रारंभ हो गया, स्तन महिलाएं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उनका जब युग, मतलब मनुष्य की बात कर रहा है, जब उनका युग प्रारंभ हो गया, ममल्स स्तनपायी हो रहा था, तो धरती, गोंडवाना की धरती देश में अलग अलग बंटने के लिए मजबूर हो गई, और पृथ्वी का बहुत कुछ ऐसा रूप बना जो आज हमारे सामने है। एंड द एज ऑफ द ममल्स गॉट अंडरवे, द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। तो बच्चों मैं डायनासोर के बारे में बता दूं। डायनासोर एक जानवर था, कहते हैं बहुत पहले था वो, बहुत पहले, जब मनुष्य नहीं था उससे पहले डायनासोर था। तो डायनासोर इतना बड़ा जानवर था जैसे पहाड़ की तरह बड़ा, बड़े बड़े पैर, बड़ा बड़ा जानवर, बहुत तगड़ा था, पहाड़ जितना जानवर होता था डायनासोर, और ऐसे चलता था यूं। तो हम जब 11th क्लास में पढ़ते थे सन 1996-97 में, तो 96-97 में एक पिक्चर आई थी, उस पिक्चरों का बहुत बड़ा जमाना होता था तब, जुरासिक पार्क। तो जुरासिक पार्क जो पिक्चर थी वो डायनासोर के ऊपर ही बनी थी।
तो कई बार टीचर भी हमसे पूछ लेते थे कि डायनासोर की बात चलती थी तो बेटा डायनासोर पर कौन सी फिल्म आई है, तो कई जो इंटेलिजेंट बच्चे होते थे वो बताते थे जुरासिक पार्क। तो टीचर कहते थे कि देखो सब चीज़ की नॉलेज रखा करो। तो उसके बारे में अब भी अपन यूट्यूब पर देख सकते हैं जुरासिक पार्क। अगर आपको डायनासोर के बारे में जानना है तो मैं भी देखूंगा आजकल में, तो यूट्यूब पर अपन जुरासिक पार्क पिक्चर देख सकते हैं। उसमें सारा डायनासोर दिखाया गया है, किस तरह से वो धरती पर आया और वो सब। तो वो जानवर पहले था, फिर बाद में मनुष्य का जन्म हुआ धरती पर, फिर धरती कैसे कैसे बढ़ती गई, फिर धरती का ये रूप आया। अब आगे हम देखते हैं। यस, जी, इस समय अंटार्कटिका की यात्रा करना उस इतिहास का हिस्सा बनना है। आज अगर वो अंटार्कटिका की यात्रा कर रही है लेखिका, तो इतिहास का हिस्सा बनना है। यह समझना है कि हम कहाँ से आए हैं और किधर जा रहे हैं। द विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ द हिस्ट्री टू गेट ए grasp of where we have come from and where we could possibly be heading। कि अंटार्कटिका का अब अध्ययन करने से ये पता चलता है कि हमारी उत्पत्ति कैसी हुई, हम आए कहाँ से हैं और अब हम जा कहाँ रहे हैं मनुष्य। अब देखो युद्ध हो रहे हैं, इजराइल और फिलिस्तीन के अंदर युद्ध हो रहा है। 7-8 हज़ार लोग तो मर गए हैं, आधे तो बच्चे मर गए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के अंदर बहुत तगड़ा युद्ध हो रहा है, कई लोग मर गए। यूक्रेन और रूस के अंदर युद्ध हो रहा है, कितने लोग मर गए। तो वो अब हम जा कहाँ रहे हैं और हम आए कहाँ से हैं, तो ये लेखिका कह रही है। इसका अर्थ है पृथ्वी की मुख्य पर्वत श्रेणी की परतों के महत्व को समझना और कैम्ब्रियन युग के पहले की ग्रेनाइट चट्टानों से बने भूभाग को समझना, ओजोन और कार्बन को समझना, विकास और प्रलय को समझना। आप यह सोचने लगें कि 10 लाख वर्षों में हो सकता है, तब मस्तिष्क चकरा जाता है। इतना कुछ वहाँ सीखने को मिलता है। It is to understand the significance of Cordilleran faults and Cambrian granite shields, ozone and carbon evolution and extinction. When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling, दिमाग चकरा सकता है। जरा कल्पना करो, जस्ट इमेजिन, भारत को उत्तर की ओर बढ़ता हुआ एशिया की धरती की परत तोड़ने के लिए उसे धकियाता हुआ और हिमालय को बनाता हुआ दक्षिण अमेरिका अलग हटकर उत्तरी अमेरिका की तरफ बढ़ता हुआ एक ड्रैग दर्रा बनाता हुआ, जिसे ध्रुव के चारों ओर ठंडी जलधारा बही जो अंटार्कटिका को ठंडा, निर्जन और पृथ्वी पर सबसे नीचे रखे है। जस्ट इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, jamming against Asia to buckle its crust, and from the Himalayas, South America drifting off to join North America, opening up the Drake Passage to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate, and at the bottom of the world। बच्चों थोड़ा सा ये लेसन डिफिकल्ट है क्योंकि ये भूगोल का, जियोग्राफी का लेसन है। सामान्य लेसन तो कोई कहानी तो है नहीं टाइगर किंग जैसी, उसके सारे मीनिंग्स भी, इसकी वोकेबुलरी अलग ही, वो ऐसे मीनिंग से हमें पाला पड़ता है जिनका हमसे कोई लेना देना होता ही नहीं है। तो बहुत डिफिकल्ट लेसन है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है और फिर बार बार पढ़ते हैं तो हर चीज़ आसान हो जाती है। मेरे जैसे सूर्य पूजक, तो लेखिका हिंदू है, हिंदू लोग सूर्य पूजते हैं, तो वो कहती है अब जैसे कुछ आसान आ रहा है, मेरे जैसे सूर्य पूजक दक्षिण भारतीय के लिए उस स्थान में 2 सप्ताह रहना, 2 सप्ताह तक रहिए जहाँ संपूर्ण पृथ्वी 90% बर्फ का भंडार है। 90% तो वहाँ
भंडार है बर्फ का। अब आदमी चांद पर गया है, अभी खतरों से खेलने का शौक है आदमी को। 90% बर्फ का भंडार है, एक कष्टकारी स्थिति है। केवल रक्त संचार और शरीर की भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के लिए नहीं, बल्कि कल्पना के लिए भी। मतलब मुश्किल जगह पर हम गए हैं। वो कहती है, फॉर ए सन वर्शिपिंग, सूर्य पूजक साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, 2 weeks in a place where 90% of the earth is total ice, पूरी तरह से बर्फ, volumes are stored, is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic functions but also for the imagination. यह कुछ ऐसा है जैसा कि कोई एक विशाल पिंग पोंग गेंद के अंदर चला जाए। कहती है वहां जाना ऐसा है जैसे कोई गेंद होती है बहुत बड़ी, पिंग पोंग गेंद, उसके अंदर चला जाए जहां मानवता का कोई चिन्ह ही न हो। अच्छा, मतलब जो गेंद होती है बहुत बड़ा बॉल होती है मकान जितनी, अगर आप उसके अंदर जाओ तो मनुष्य तो होगा ही नहीं, ना कोई पेड़ ना कोई कुछ, ऐसा लगता है हम वहां चले गए। तो जहां मानवता का कोई चिन्ह ही ना हो, वृक्ष, ना तो कोई वृक्ष हो, ना विज्ञापन पट, ये जो बोर्ड लग रहे हैं जगह जगह, होर्डिंग लग रहे हैं, पोस्टर, ना कोई ये हो, मोदी के पोस्टर ये भी ना हो, इमारतें, कोई बिल्डिंग, उसके नीचे गैन में जाओगे तो कोई बिल्डिंग थोड़ी मिलेगी सुंदर शीशे वाली, कोई बिल्डिंग ना हो। ऐसी जगह पे बोली मैं चली गई। कौन? लेखिका। तो कहती है थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा लेसन। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू द जाइंट पिंग पोंग बॉल, डिवोइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रीज, कोई पेड़ नहीं, बिल बोर्ड्स, कोई बोर्ड नहीं, बिल्डिंग्स, कोई बिल्डिंग नहीं। You lose all earthly sense of perspective and time here. तो जमीन का सारा आपका सेंस ही खत्म हो जाता है। पृथ्वी से संबंधित सारे परिदृश्य और समय को आप भूल जाते हो कि धरती भी कोई चीज है। वहां आप चले गए। दृष्टि की पहुंच कभी माइक्रोस्कोपिक न के बराबर, कभी तो कुछ दिखता ही नहीं, नजरों से वहां कुछ दिखता नहीं, अंधेरा ही अंधेरा। दृष्टि की पहुंच कभी माइक्रोस्कोपिक न के बराबर, तो कभी बड़ी विशाल क्षुद्रतम प्राणियों से लेकर यहाँ नीली वेल और बर्फ के टीले हैं। वेल मछली, दुनिया की सबसे बड़ी मछली वेल। मछलियां पहाड़ जितनी बड़ी होती हैं, समुद्र के अंदर पहाड़ जितनी मछली होती हैं। कहते हैं एक बार श्री गुरु नानक देव जी मछली के ऊपर ही बैठ के गए थे, खाना वाना बनाया था, चूल्हा वूल्हा जलाया था ऊपर। उन्होंने सोची पहाड़ है, चढ़ गए, बैठे रहे, वो आगे खिसकता रहा पहाड़। बाद में जब पार हो गए तो खाना वाना बनाया, तपन भी हुई। जब वो पलटी तो बाद में पता चला कि तो मछला था, वेल मछली। तो मछलियाँ ऐसी हैं। तो कहती है वहाँ वेल मछलियाँ दिख जाती हैं अंटार्कटिका में, क्योंकि जहाँ पानी वानी होगा तो पड़ी होगी पहाड़ की तरह बर्फ में। तो कहती है वेल मछली और बर्फ के टीले हैं, बर्फ ही बर्फ, और जो देशों के बराबर हैं, एक एक देश जितने टीले, और सबसे बड़ा बेल्जियम के बराबर तक का देखा गया। बेल्जियम देश जितना टीला। कितनी अच्छी बातें आएंगी इसमें। आई लाइक दिस लेसन वेरी मच। यस, वो कहती हैं कि द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी मिजेस एंड माइट्स टू ब्लू वेल्स, नीली वेल मछलियां, एंड आइसबर्ग्स, बर्फ के टीले,
एज बिग एज कंट्रीज, देशों जितने बड़े। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम साइज जितना बड़ा टीला। अब देखो दुनिया में क्या, अब इस लेसन को हम पढ़ेंगे ना तो आप ऐसे, आप यहाँ नहीं रहोगे, आप यहाँ नहीं रहोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे हम वहाँ घूम रहे हैं, वृंदावन सैर कर रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको। तो फिर वो क्या कहती हैं लेखिका, जब सबसे बड़ी किताबें इज द मोस्ट फ्रेंड, मोस्ट लवली फ्रेंड्स, मतलब गई तो लेखिका है और हम अपने को घुमा रही है, अब यहाँ बैठो को घुमा रही है अंटार्कटिका में। किताबें पढ़ने से बहुत नॉलेज आती है। आजकल तो फोन वोन आ गए उठपटांग, तो देखो घूम कर वो आई है, पैसा उसका लगा है, मेहनत उसकी लगी है, परेशानियां उसने देखी है, और अपन घर बैठे घूम रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। आगे देखो, क्षुद्रतम प्राणियों से लेकर, यहाँ नीली व्हेल, मछली, बरकुटीले, ये तो हो गया। और दिन चलते ही जाते हैं, समाप्त होने में नहीं आते। दिन रात, दिन रात, 24 घंटे अवास्तविक दक्षिण प्रकाश में, और रहता है एक सर्वव्यापी सन्नाटा, जो या तो तब टूटता होता है जब अचानक कोई बर्फ की नदी बहती है, अंधेरा ही अंधेरा, कोई बर्फ की नदी बहे तो फिर दिख जाती है, या कोई बर्फ की चट्टान टूटकर इस स्थान को पवित्र करती है। यह वह धर्म दीक्षा है जो आपको मजबूर कर देगी कि आप स्वयं को पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के संदर्भ में देखें और मानव के रोग की दिशा और परिणाम और भविष्यवाणी अच्छी नहीं है। Yes, days go on and on its surreal 24-hour austral summer light and ubiquitous silence, interrupted only by the occasional avalanche or carving ice sheet consecrates the place. It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the earth's geological history, and for humans and prognosis isn't good. अब देखो अगला इसमें पार्ट आ रहा है, ह्यूमन इम्पैक्ट, मानवीय प्रभाव। अब तो उसने बताया कि पेड़ नहीं है, मनुष्य नहीं है, और उसकी बर्फ ये टीले विले। अब मनुष्य प्रभाव के बारे में बताएगा, वहाँ क्या है, जब चीज सामने आएगी तभी पता चलेगा। मानव सभ्यता यहाँ पर मात्र 12,000 वर्षों से है। मनुष्य सभ्यता वहाँ पर 12,000 वर्षों से है वहाँ पर। क्यों, कैसे बताएगा? वैसे मनुष्य सभ्यता ज़्यादा समय की है भी नहीं, देखा जाए तो। देखो अपने सन 2000 में 2000 साल तो यही हो गए, 2023 तो 2000 साल तो यही हो गए। और चले जाओ पीछे, अशोक महान और मौर्य, वो और पीछे चले जाओ थोड़ा सा, 3000 तक का इतिहास हमें पता है। मौर्य हुआ और अशोक मौर्य और चंद्रगुप्त और पता नहीं कौन कौन से हुआ, उसके पहले का अपने को पता ही नहीं। फिर 4000 में चले जाओ तो राम, रावण, महाभारत, कृष्ण भगवान, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5 हजार में ही हुए हैं सब। तो 12,000 साल की बात बता रहा है, तो 12,000 तो बहुत पुराना हो गया। 12,000 साल पहले तो कहता है यह मनुष्य सभ्यता शुरू हुई थी। Human civilizations have been around for a paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. भूगर्भीय घड़ी से यह मात्र कुछ सेकंड ही होते हैं। उस छोटे से कालखंड में हमने काफी उत्पात मचाया है। वेरी गुड, लेखिका कहती है। इस 12,000 साल में मनुष्य का जब जन्म हुआ, पहले तो था ही नहीं मनुष्य, पहले तो वहाँ
उसका तो अरबों से पहले था, लेकिन जब से ये स्तनधारी मनुष्य पैदा हुआ है तो इसने काफ़ी उत्पात मचा दिया। प्रथम विश्व युद्ध, सेकंड विश्व युद्ध, रामायण का युद्ध, महाभारत का युद्ध, कलिंग युद्ध। पता नहीं मनुष्य करता क्या है, बड़ा उत्पात मचाता है। डायनासोर ही ठीक थे। अब डायनासोर होता ना यहाँ तो पता चल जाता है सबको, मनुष्यों को। यस, तो कहता है barely a few seconds on the geological clock in that short amount of time, इस मात्र 12,000 साल में we have managed to create quite ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, mega cities. Very good. तो कहता है मनुष्य ने बहुत उत्पात मचाया है, प्रकृति के ऊपर अपना अधिकार जमाया है मनुष्य ने। हमने ग्रामों, कस्बों, नगरों और महानगरों के रूप में लिखा है। मनुष्य आया, मनुष्य ने उत्पात मचाए, युद्ध किए, मकान बना दिए, शहर बना दिया। वहाँ अब शहर थोड़ी अंटार्कटिका में, दिल्ली बना दी, बॉम्बे बना दिया, कलकत्ता बना दी, कार बना दी, रेलगाड़ी बना दी मनुष्य ने, यूट्यूब बना दिया। मनुष्य पता नहीं क्या कर रहा है, प्रकृति से टक्कर ले रहा है, नई नई चीजें बना रहा है, उड़ रहा है ऊपर हवा में, जहाज में। तो कह रही मनुष्य ने बड़ा उत्पात मचाया है, बहुत कुछ किया है। मानव की तेजी से बढ़ती जनसंख्या, मनुष्य ही मनुष्य पाए जा रहे हैं जगह जगह, बाजार में देखो। मानव की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण हमें सीमित साधनों के लिए दूसरी प्रजातियों से लड़ना पड़ा है, और खनिज तेलों के लगातार जलने के कारण, अब इंटरेस्टिंग लेसन हो रहा है, पृथ्वी के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की एक चादर बन गई है। वाह क्या बात है। और जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पृथ्वी के औसत तापक्रम को बढ़ा रही है। मनुष्य बढ़ा, प्रजनन हुआ, जनसंख्या बढ़ी, 1 के 4 4 5 5 11 11 बच्चे हुए, और बढ़ गए और बढ़ गए। अब अत्यधिक मनुष्य हो गए, साधन कम, तो खाने को तो रोटी तो सबको चाहिए ना, तो संसाधन कम, जमीन कम, फसल पैदा करो, फिर कार बना दी तो तेल चाहिए मनुष्य को, फिर कार तभी चलते, डीजल पेट्रोल चाहिए, गैस। तो ये चीज़ें ना बनाए मनुष्य तो क्या दिक्कत है, आराम से पहले भी रह रहा था बैलगाड़ी से। अभी ईंधन चाहिए उसको, फिर क्या करे, धरती से वो तेल निकालता है, ईरान इराक में से तेल निकाल रहा है, तो वो प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण होने से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी चादर बन गई, और चादर बनने से फिर मनुष्य को परेशानी आ रही है, मनुष्य रोगी हो रहा है। अत्यधिक सर्दी में अत्यधिक सर्दी, पहले तो सर्दी नॉर्मल होती थी, गर्मी नॉर्मल होती थी, अब सर्दी में अत्यधिक सर्दी मरने को, गर्मी में अत्यधिक गर्मी मरने को। भाद्र का महीना कितना गर्म था इस बार। तो मनुष्य ने सारा प्रकृति से छेड़छाड़ कर रखा है, सारा उटपटांग काम कर रखा है मनुष्य ने, ये प्राणी ने। दूसरे जानवर तो नहीं करते, ये ज्यादा सियाना जानवर है क्या? मनुष्य, मैन इज एन एनिमल, मनुष्य भी तो एक जंतु है जो सब को मार रहा है, जानवरों को, शेरों को कर रहा है कैद पिंजरों में। मनुष्य ने बहुत गलत काम किया, ये लेखिका कह रही है। हाँ, इसको नई नई चीज़ें चाहिए, ये वो, ये अपना खुद का विनाश कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। तो बहुत अच्छी लाइनें हैं लास्ट में। वो कहता है कि द थर्ड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट अस बैटलिंग, हमें ये तो जनसंख्या की वृद्धि हमें बैटलिंग, संघर्ष, युद्ध करवा रही है। ये अब देखो कहाँ कहाँ युद्ध हो रहे हैं, तो ये जगह तेरी ये मेरी विद अदर species for limited resources and the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of कार्बन डाइऑक्साइड का कंबल सा चादर उड़ गई है अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर, विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग, जो धीरे धीरे और बढ़ रही है। द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, और तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।